अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रेबल्स डायरी में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, इसराइल और फलस्तीन के दरमियान खून रेज जंग थमने का नाम नहीं ले रही और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इन वाक़यात में सैकड़ों फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि शहीद होने वालों में 17 फलस्तीनी बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा इसराइल के हमलों में हमास का एक सेनेटर कमांडर भी शहीद हो चुका है और गजा में कई बुलंद बाला इमारतें भी तबाह हो चुकी हैं। इसराइल के इन हमलों के जवाब में हमास ने रॉकेट दागे हैं, जिसमें इसराइल को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इन हालात को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने मुकम्मल जंगबंदी के खतरे का इजहार किया है। इस दौरान हमास ने इसराइल के जदीद फौजी हालात की परवाह किए बगैर इस पर 1500 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इसराइली अवाम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि हमास इतनी शिद्दत के साथ जवाबी कार्रवाई करेगा। हमास की इस कार्रवाई के बाद इसराइल में काफी दहशत फैल चुकी है और इस दहशत की सबसे बड़ी वजह यह बताई जाती है कि यहूदी दूसरों की जान लेने से तो गुरेज नहीं करते, लेकिन अपनी जान गंवाने से बहुत डरते हैं। उधर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इसराइली हमलों का दिफा करते हुए कहा है कि इसराइल को अपनी दिफा का पूरा हक है। दोस्तों, गूगल पर मौजूद ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पूरी दुनिया में यहूदियों की कुल आबादी महज 1,47,00,000 है और इसमें से 67 लाख यहूदी इसराइल में रहते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर यहूदी जिस मुल्क में सबसे ज्यादा रहते हैं वो अमेरिका है, जहां पर 57 लाख यहूदी रहते हैं। यानी यहूदियों की बड़ी आबादी दो ही ममालिक में है, जिसमें से एक खुद इसराइल है और दूसरा अमेरिका। अब शायद समझ में आ गया होगा कि क्यों अमेरिका इसराइल के हर गलत अमल की हिमायत करता है। यानी दुनिया के 1,47,00,000 यहूदियों में से 1,24,00,000 यहूदी इन दो मुल्कों में रहते हैं, यानी बाकी 23 लाख यहूदी दुनिया के दीगर ममालिक में रहते हैं। वाज़ेह रहे कि दूसरी आलमी जंग से पहले पूरी दुनिया में यहूदियों की आबादी 1,66,00,000 के करीब थी। आबादी के तनासब को समझने के बाद थोड़ा तरीके और राह को भी पलट लेते हैं। पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद बरतानिया ने फलस्तीनी खिते का कंट्रोल संभाल लिया था। इस खिते में इस वक्त अरब ममालिक अक्सरियत में थे और यहूदी अक़लियत में थे। इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि उस वक्त दोनों यानी अरब मुसलमान और यहूदी मोहब्बत से रहते थे, लेकिन अरबों और यहूदियों में तनाव इस वक्त बढ़ने लगा जब आलमी बरादरी ने बरतानिया को जिम्मेदारी दी कि वो यहूदियों के लिए फलस्तीन में कौमी घर की तश्कील करे। कौमी घर का जिक्र शुरू होते ही खिते में तनाव शुरू हो गया था। इसके बाद अचानक इस खिते में यहूदियों की आबादी में बहुत तेजी से इजाफा होने लगा था और 1920 की दहाई से लेकर 1940 की दहाई के दौरान खिते में आने वाले यहूदियों की तादाद में बहुत तेजी से इजाफा हुआ था। इनमें से कुछ तो दूसरी जंग अज़ीम में यूरोप से होलोकॉस्ट से बचकर आए थे। ताकतवर ईसाई ममालिक की इमाम पर और यहूदियों की कौमी घर के नाम पर साल 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के जरिए फलस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम करने का फैसला किया था। इसके तहत तय हुआ कि एक टुकड़ा यहूदी रियासत का होगा और एक अरब रियासत का, जबकि यरूशलेम यानी कि बैतुल मक़दस 10 साल के लिए बैनुल अक़वामी शहर रहेगा। यहूदियों ने इस फार्मूले को फौरन तस्लीम कर लिया, लेकिन अरबों ने इस फार्मूले को मुस्तरद कर दिया था। इसके बाद बरतानवी हुक्मरान इस मसले को हल किए बगैर ही साल 1948 में खिता छोड़कर चले गए थे। एक तरफ तो ये हुआ और दूसरी जानब यहूदी रहनुमाओं ने खिते में इसराइल की रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया था और ये सब कुछ अमेरिका की सरपरस्ती पर हो रहा था। यहूदियों के इस फैसले पर फलस्तीनियों ने मुखालफत की और जंग छिड़ गई थी, जो आज तक जारी है। इस जंग में लाखों फलस्तीनियों को इनके घरों से बेदखल कर दिया गया है और तकरीबन 7.5 लाख अरब फलस्तीनियों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा था। इस वाक़े को अल-नकबा यानी तबाही के नाम से याद किया जाता है। अगले बार जंग बंदी का ऐलान हुआ तो इसराइल ने ज्यादातर खिते में अपना कब्जा कर लिया था। इस सब में जहां पूरी दुनिया इसराइल की जारहियत और जुल्म के खिलाफ थी, वहीं इसराइल को ताकतवर मुल्क अमेरिका की हमायत हासिल थी। इस जंग के दौरान अर्दन ने जो खिता हासिल किया था इसे वेस्ट बैंक यानी गरबे अर्दन कहते हैं और मिस्र ने गजा की पट्टी संभाल ली थी। बैतुल मक़दस की मगरबी हिस्से को इसराइली फोर्सेस ने संभाल लिया था, जबकि अर्दन की फौज ने मशरिक का कंट्रोल लिया था। साल 1967 में जून के पहले हफ्ते में 6 दिन की एक और जंग हुई, जिसमें इसराइल ने अर्दन को ट्रैप किया और गरबे अर्दन के साथ साथ शाम में गोलान की पहाड़ियों, गजा की पट्टी और मिस्र में अबनाए सीना पर भी कब्जा कर लिया था। जिस दिन इसराइल ने जीत हासिल की और पूरे यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था, इस दिन को इसराइल योम यरूशलेम के तौर पर मनाता है और इस दिन वहाँ कौमी तातील होती है।
दरअसल पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीन की तकसीम के लिए यरूशलेम को 10 साल के लिए बैन अक़वामी शहर बना दिया था। फिर 1967 में इसराइल ने जंग करके पूरे यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था, जिसको आलमी तौर पर तस्लीम नहीं किया गया। लेकिन गुज़िश्ता 1 साल से अमेरिका के कहने पर जिस तरह इसराइल के साथ अरब हुक्मरान दोस्ती बढ़ा रहे हैं, वो इसराइल की कोशिशों में कामयाबी की तरफ इशारा करता है। अब जहां माह रमजान के दौरान 10 मई को यौम यरूशलेम मार्च निकालने का प्रोग्राम था और साबका सालों में जिस तरह यहूदियों ने पुराने शहर से गुजरते हुए इस्ताल अंगेज नारे लगाने थे, इसकी वजह से अरब फलस्तीनियों में गुस्सा था। साथ में इनको इस बात पर भी गुस्सा था कि मुतादिद फलस्तीनी खानदानों को मशरिकी बैतुल मक़दिस में इनके घरों से बेदखल करने का अदालत का हुक्म था। दोस्तों, इन सब हालात को देखते हुए अब अहम सवाल ये है कि इस खिते में कब अमन कायम होगा, फलस्तीनी पनाह गज़ीरों का क्या होगा, गरबे अर्दन में यहूदी बस्तियां रहेंगी या नहीं, क्या दोनों फरीक बैतुल मक़दिस में इकट्ठे रह सकते हैं या नहीं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि इतनी कम आबादी वाला मुल्क कब तक अपनी मनमानी करता रहेगा। दोस्तों, मौजूदा हालात में जहां पूरी दुनिया इस मामले पर खामोश खड़ी है, वहां तुर्की और पाकिस्तान ने एक अहम कदम उठाने का फैसला किया है। गुज़िश्ता दिनों में होने वाले OIC के इजलास में बहुत बड़े और अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें तुर्की और मलेशिया ने ये राय दी थी कि तमाम इस्लामी ममालिक की अफवाज को इसराइल में उतारा जाए ताकि फलस्तीन के मुसलमानों की जितनी हो सके मदद की जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।